सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय वैद्युत रसायन और आज हम बात करने वाले हैं सेल के प्रकार की, यानी कि आज हम बात करेंगे वैद्युत अपघटनी सेल की और उसके बाद वाली टॉपिक होगी हमारी वैद्युत रासायनिक सेल। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है, जिस तरीके से हमने अभी तक जाना हुआ है कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सेल हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक है वैद्युत अपघटनी सेल और दूसरा प्रकार है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। तो अब इन दोनों टॉपिक को हमें कवर करना है और इससे पहले अभी तक हम जान चुके हैं कि सेल कहते किसे हैं। तो सेल कहते हैं नंबर एक, जो वैद्युत से अभिक्रिया संपन्न कराए, यानी कि जो वैद्युत अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराए वैसी युक्ति, और दूसरी जो अभिक्रिया के माध्यम से वैद्युत का निर्माण करे ऐसी युक्ति। हम यहाँ विद्युत लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब यही चीज हमारा वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? जो वैद्युत से हमारा क्या कराए? अभिक्रिया संपन्न कराए। और वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहेंगे? जो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया से हमारा क्या करे? विद्युत उत्पन्न कराए। तो ये दो टॉपिक हमें कवर करनी है। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत अपघटनी सेल। आइए देखते हैं वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है हमारी वैद्युत अपघटनी सेल। इसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहें तो ज्यादा सही है, विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या है? रासायनिक वह सेल जिसकी सहायता से वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है जिसका कार्य है वैद्युत ऊर्जा, यानी हम बाहर से एक ऊर्जा देंगे, बाहर से हम वैद्युत प्रवाहित कराएंगे और उसके माध्यम से पात्र में रखे हुए जो अभिक्रिया हैं वो स्वतः जो है परिवर्तित होने लगे। लेकिन ध्यान रहे कि हम जब विद्युत ऊर्जा देंगे तभी वह अभिक्रिया संपन्न होना शुरू होगी। उससे पहले वो अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही होगी, वो अभिक्रिया रुकी हुई होगी। उस रुकी हुई अभिक्रिया को हमें क्या करना है? चलाना है। तो अगर हमें उस रुकी हुई अभिक्रिया को चलाना है तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया अस्वतः परिवर्ती अभिक्रिया होती हैं। अस्वतः परिवर्ती अभिक्रिया होती हैं, यानी इनका स्वतः परिवर्तन नहीं होता। ये अस्वतः होती है या स्वतः अपरिवर्ती भी कह सकते हैं इसे। ये कब? देखिए, ये हमने कहीं ना कहीं कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ था? क्लास 11th के, आपको याद होगा उस टॉपिक पर हमने पढ़ा हुआ था जहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे थे? एनर्जी की चर्चा कर रहे थे, एंट्रोपी की चर्चा कर रहे थे, गिब्स मुक्त ऊर्जा की चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा है, यदि उसका मान 0 से अधिक हुआ या फिर कहें डेल जी का मान पॉजिटिव आया, अगर डेल जी का मान पॉजिटिव आएगा तो ये इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है अस्वतः परिवर्तित होंगी या स्वतः अपरिवर्तित अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वैद्युत अपघटनी सेल के लिए भी जो डेल जी का मान है वो 0 से या तो अधिक होगा या फिर कहेंगे डेल जी का मान पॉजिटिव आएगा। अब सवाल उठता है ये डेल जी है क्या? तो डेल जी हमारा क्या कहलाता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन आखिरकार ये डेल जी होता क्या है? तो डेल जी होता है डेल एच
माइनस टी डेल एस, ये आपने पढ़ रखा हुआ है अच्छे से। ऊष्मागतिकी का चैप्टर हुआ करता था थर्मोडायनेमिक्स का क्लास 11th में, वहाँ पे बड़े अच्छे से इसकी चर्चा की गई थी। तो ये डेल जी का मान 3 बातों पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे चर्चा कर दे रहा हूँ। डेल जी का मान अगर पॉजिटिव हुआ तो इस तरीके की अभिक्रिया स्वतः अपरिवर्ती अभिक्रिया होती हैं, या फिर हम इसे अस्वतः परिवर्ती अभिक्रिया भी कह सकते हैं। डेल जी का मान अगर 0 हो गया, यदि डेल जी का मान अगर 0 आता है तो इस केस में ये कैसी अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया साम्यावस्था में चली जाती है, साम्यावस्था में चली जाती है। साम्यावस्था का आप तात्पर्य समझ ही रहे हैं अच्छे से। और यदि डेल जी का मान नेगेटिव आ जाए, यदि डेल जी का मान नेगेटिव आ जाए तो उस अभिक्रिया को चलाने के लिए कोई बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, कोई बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, स्वतः परिवर्ती अभिक्रिया कहलाएंगी, परिवर्ती अभिक्रिया कहलाएंगी। तो फिलहाल ये जो हमारा सेल है इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कैसी है, अस्वतः परिवर्ती अभिक्रिया है या स्वतः अपरिवर्ती अभिक्रिया है, जिसके लिए डेल जी का मान 0 से बड़ा या फिर डेल जी का मान पॉजिटिव होता है। चलिए डेल जी के बारे में हम समझ लिए हैं। ये डेल एच क्या है, सवाल उठ रहा है कि मन में कि ये डेल एच क्या है। तो डेल एच है अपना क्या, एंट्रॉपी परिवर्तन, सॉरी माफ करिएगा, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल एच हमारा क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, यानी कि ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। टी क्या है, हमारा परम ताप है, और डेल एस क्या है, एंट्रॉपी परिवर्तन। तो इस तरीके से गला थोड़ा खराब है, तो इस तरीके से जो है हम इस माध्यम को समझते हैं। और आइए देख लेते हैं कि इस वैद्युत अपघटनी सेल में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं और वो कैसे संपन्न कराई जाती हैं, क्या होता है उसमें। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक पात्र, और देखिए ये सारी कंडीशन हमने बता दिया है किस पर हो रही है, मानक अवस्था में हो रही है, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में ही हो रही है, यानी कि 1 मोलर सांद्रता विलयन का होना चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारा एक पात्र है और इस पात्र में हमने कोई वैद्युत अपघट्य मिला दिया। क्या कर दिया हमने, इस पात्र में हमने क्या कर दिया, वैद्युत अपघट्य मिला दिया। ये हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्य का विलयन, या फिर कह दें जलीय विलयन। क्या है ये, वैद्युत अपघट्य का क्या है, जलीय विलयन। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 2 प्लेट लगा देंगे। हमने क्या किया, 2 प्लेट लगा दी। ये दोनों प्लेट है क्या, देखिए आपको अगर मैं बता दूं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ रखा हुआ है, उसमें सबसे ऐसा इलेक्ट्रोड जो काफ़ी निष्क्रिय होता है, ऐसा इलेक्ट्रोड जो काफ़ी निष्क्रिय होता है, या फिर हम कहें कि निष्क्रिय धातु सबसे सर्वाधिक कौन है। तो हमने जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा था, लिखवा सर काना मांगे आलू मंजन, कार फेरारी श्रेणी को निकले शंकर पार्वती, हाइड्रोजन और कुहापा, तो उसमें ऊपर से नीचे आने पर निष्क्रियता प्रदर्शित होती है, वो धातु निष्क्रिय होते हैं। उनमें सबसे नीचे एयू है, गोल्ड सबसे निष्क्रिय धातु है, उसके ऊपर कौन है, पीटी है। तो हम क्या करते हैं कि अब गोल्ड लगाने में भाई प्लेट लगाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम प्लेटिनियम की धातु लगाते हैं ताकि इसकी निष्क्रियता बनी रहे, ये उस वैद्युत अपघट्य से क्या करे, अभिक्रिया ना कर सके। इसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, पीटी धातु लगाते हैं। ये भी पीटी हमने लगा दिया, ये भी पीटी हमने लगा दिया। और इस तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्रक्रम को जो है, इस इलेक्ट्रोड को जो है हम किससे जोड़ दे रहे हैं कि 2 विद्युत परिपथ से जोड़ दे रहे हैं। विद्युत परिपथ एक साइड हमारा एनोड का कार्य करेगा, एनोड, और एक साइड हमारा क्या करेगा, कैथोड का कार्य। यानी ये एनोड कहलाएगा और ये कैथोड कहलाएगा। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बचपन से ही हम पढ़े हुए हैं, और कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये भी हमने बचपन से पढ़ा हुआ।
जो वैद्युत अपघट्य हमने यूज किया है, मान लेते हैं वो वैद्युत अपघट्य कैसा है, AB है। और देखिए इस सहायता से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न कराना भी आना चाहिए। बड़े ध्यान से समझिए और कैसे अभिक्रियाएं संपन्न होंगी इस पर भी जोर डालिए कि किस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो हमने क्या ले लिया, वैद्युत अपघट्य हमने AB ले लिया, विद्युत परिपथ से जोड़ दिया, अब हमने धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। अब धारा प्रवाहित करते ही हम क्या पाते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है और कैथोड पर क्या होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है, अपचयन होने लगता है। तो ये अभिक्रिया कैसे होंगी, किस प्रकार से होंगी, इसको आइए समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस AB की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, NaCl दिया जा सकता है, Ki दिया जा सकता है, Na2SO4 दिया जा सकता है, बहुत सारी अभिक्रियाएं आपको दी जा सकती है, लेकिन माध्यम इसी से आपको समझना है। मैं A पॉजिटिव और B नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, जो विलयन में घुलकर A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव बना लेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि AB जो वैद्युत अपघट्य है हमारा, क्या है, वैद्युत अपघट्य, वो जल के साथ जल अपघटित हो गए, मान लेते हैं A N+ बनाया और B क्या बनाया, N- बनाया। ये केस हम समझ लेते हैं कि AB जो है अपघटित होके ये धनायन देता है और ये क्या करता है, ऋणायन देता है। ऐसा करते ही हम देखते हैं कि जो ऋणायन है यानी B नेगेटिव वो कहाँ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, और जो धनायन है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। देखिए विशेष बात है, आप एनोड चाहे इधर लिखिए चाहे कैथोड इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी तरीके से हमें हमेशा एनोड को बाएं पक्ष में ही लिखना है, ये बात ध्यान रखिए। बाकी चाहे जहाँ भी लिखे ऐसा कुछ है नहीं, आप कोई भी चीज़ें भाई किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम अंकित पांडे है, तो मुझे पांडे अंकित कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पांडे अंकित कहना बड़ा अजीब लगता है, अंकित पांडे कहना सूटेबल है। इसी तरीके से सूटेबल कंडीशन लगाएंगे, एनोड हमेशा बाएं पक्ष में रखेंगे। ये नियम बना देते हैं कि हमें जब भी एनोड बनाना है तो हम किस साइड रखेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे। तो इस कंडीशन में पहली अभिक्रिया, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या हुआ कि जो B नेगेटिव है, Bn- है, ये क्या करेगा, ये Bn- अब तक किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन में। ये क्या करेगा, इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और एनोड को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, B सॉलिड बन जाएगा और N इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है, और ये एक अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर हमसे कैथोड पर किसी ने पूछा कि कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होगी, तो हम बताएंगे कि कैथोड जो है, कैथोड पर A पॉजिटिव जाएगा, A पॉजिटिव हमारा कैसा है, An+, ये भी एक्वस फॉर्म में है, चलिए इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो An+ एक्वस फॉर्म में है, जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है वही इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, कैथोड के सहायता से A पॉजिटिव को उतना इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये An पॉजिटिव को N इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी कमी थी, अब वो क्या बना लिया, A सॉलिड बना लिया। और ये A सॉलिड बनाने वाली जो अभिक्रिया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में जो है कमी आ रही है, वो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी अर्ध अपचयन अभिक्रिया। वो क्या कहलाएगी, हमारी अर्ध अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हमें क्या करना है कि अगर हमने कहा कि एनोड पर यह अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर यह अभिक्रिया हो रही है, तो बताइए संपूर्ण सेल पर कैसी अभिक्रिया हो रही है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जोड़ देंगे, N इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, हमारा क्या बनेगा, An पॉजिटिव एक्वस प्लस B N नेगेटिव एक्वस
क्या बनेगा, ए सॉलिड और क्या बनेगा, बी सॉलिड बनेगा। बस सवाल है कि ए सॉलिड किस पर बनेगा, तो ए सॉलिड कैथोड पर बनेगा और बी सॉलिड जो है एनोड पर बनेगा। इसे हम कहेंगे सेल की संपूर्ण अभिक्रिया, सेल की पूर्ण अभिक्रिया। अब इस केस को हम ये लिख सकते हैं कि वैद्युत अपघट्य पर जो है एनोड पर क्या होता है, एनोड पर, अब इसको शॉर्टकट सांकेतिक रूप में, हमने कहा था कि सांकेतिक रूप में भी लिखना आना चाहिए, तो सांकेतिक रूप में कैसा लिखा जाएगा कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, बी नेगेटिव की हो रही है, तो एनोड को बाएं पक्ष में लिखेंगे बी एन माइनस एक्वस ऑब्लिक बी सॉलिड डबल ऑब्लिक ए एन प्लस एक्वस ऑब्लिक ए सॉलिड। यह अभिक्रिया सांकेतिक रूप हो गई किसकी, इस वैद्युत अपघटनी सेल की। और ये अभिक्रियाएं आप सब लोगों को जो है जानना होगा, समझना होगा कि किस तरीके से हो, इसी का माध्यम हम सब पर लागू करेंगे। ये बात आप लोग बड़े अच्छे से समझ लीजिए। तो समझ लिए। अब देखिए क्या होता है कि कभी कभी कि भाई हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम वोल्ट में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए हमने क्या बताया था कि अभी तो हमने एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड लगे और दोनों इलेक्ट्रोड को हमने पीटी माना, लेकिन क्या होगा कि इन दोनों को अलग अलग इलेक्ट्रोडों में अलग अलग धातुओं के साथ बनाएं। क्या होगा अगर Zn का इलेक्ट्रोड बना दें और कॉपर का इलेक्ट्रोड बना दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो क्या होगा, एक सवाल ये, और जो NCERT की बुक में भी हमें मिलेगा। क्या मिलेगा कि कंडीशन है कि Zn के इलेक्ट्रोड व कॉपर के इलेक्ट्रोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा,